मुझे बताइए कि एक जंप का सबसे मुश्किल हिस्सा कौन सा होता है, रन अप, टेक ऑफ या फिर क्लियरेंस? मेरे एक्सपीरियंस पे है बार क्लियरेंस। बार क्लियरेंस इज द टफेस्ट थिंग। टफ है। ठीक है, मतलब अगर आप तीनों चीज़ों की तैयारियां करते हो तो इस वाली के लिए तैयारी पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ठीक है। और रिकग्निशन जो हम कहते हैं कि उपलब्धि भी मिलना और लोगों ने आपको जो सपोर्ट जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से, सपोर्ट और रिकग्निशन दोनों उस लेवल पे मिला कि नहीं मिला? मैं अपना बताऊंगा तो जब मैंने अंडर 14 नेशनल रिकॉर्ड किया तो मैं वर्ल्ड के टॉप 3 रैंक में था। वाह। मतलब अंडर 14 कैटेगरी में इतना जंप किसी ने नहीं किया था, मैं टॉप 3 रैंक पे था। राइट। एंड आई थिंक एजुकेशनल सेक्टर में भी आपको एडमिशन पे भी सर्टिफिकेट्स बहुत हेल्प करते हैं। आप कहीं भी एडमिशन लेने जाओगे तो आपको 15 मार्क्स मिल जाते हैं। राइट। स्पोर्ट्स कोटे के। राइट। आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उन बच्चों की लिस्ट में हो जो बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं। राइट। वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप कोई छोटी मोटी बात नहीं है और आप उसमें ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं। इसका मतलब है 3rd नंबर के हाई जंपर थे। मैं बस थोड़ा सा ही बता पाऊंगा इसके लिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए इंडिया खेलना। राइट। हर किसी एक स्पोर्ट्समैन का सपना होता है कि अपनी चेस्ट पे, छाती पे अपने इंडिया चाहना और इंडिया को रिप्रेजेंट करना। हाय, मेरा नाम है दीप और आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं क्योंकि वो एक ऐसे गेम से आते हैं जिसको इंटरनेशनली भी बहुत कम कंट्रियां पिक करती हैं और इंडिया में तो उसके बारे में ज़्यादा बात की ही नहीं जाती है। बट इन सब चीज़ों के बावजूद हमारे साथ जो प्लेयर हैं वो प्लेयर भी रह चुके हैं और करंटली अपने स्पोर्ट्स में कोचिंग करते हैं और वो इंडिया के नहीं, इंटरनेशनली वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रह चुके हैं और वो इंडिया के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रह चुके हैं अपने गेम में। तो आइए वेलकम करते हैं इस शानदार सफ़र की और बात करते हैं शहनवाज खान से। लेट्स वेलकम शहनवाज। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं अपना फैमिली का और अपने कोचेस का थैंक यू करना चाहूँगा, और सबसे ज़्यादा आपका कि जो दीप सर हमारे लिए इतना कर रहे हैं कि हम जैसे एथलीट को वो आगे लेकर आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर शहनवाज। ये पॉडकास्ट शुरू करने का मिशन ही ये है कि हम ऐसे स्पोर्ट्स को और ऐसे प्लेयर्स को पॉडकास्ट कर पाएं जिनके बारे में लोग शायद ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो ये हमारा मिशन भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। तो शहनवाज शुरू करते हैं। सिंपल आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे तो हम उस पर खुल के बात करेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं। हाई जंप जो आपका गेम है उसको, उसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं और ये इतना पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है कि हर कोई उसे पिक करे। तो ये स्पोर्ट्स आपकी ज़िंदगी में आया कैसे और कैसे आपने इसकी शुरुआत करी, इसके बारे में हमें बताइए। ये मेरी ज़िंदगी में, जैसे आप किसी को देखकर इंस्पायर होते हो काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसे ही मेरे मामा थे, वो हाई जंपर रह चुके हैं, उनका इंटर जोनल में रिकॉर्ड है। तो जब मैं स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा सा जा रहा था तो मेरे मामा ने बोला कि तुझे जाकर हाई जंप और लॉन्ग जंप ट्राई करनी चाहिए। तो उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, कि कैसा क्या है जो मेरे मामा ने मुझे बोला है और वो मुझे करके दिखाना है। तो मैं उनकी बात को करके मैं हाई जंप में चलाई। वेरी वेरी गुड। तो ये बताइए कि सबसे पहले, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपके अंदर वो टैलेंट या आपके अंदर वो आग जगाने वाले आपके मामा है रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और वो क्या वो आपके शुरुआती कोच भी रहे हैं? हाँ, स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे बहुत गाइड कराया कि किस तरीके से हाई जंप होती है, कैसा स्टाइल है, क्या करना है, सब उन्होंने मुझे बताया। राइट। फिर एक मेरे कोच हैं करतार सिंह, जो एयरफोर्स ऑफिसर हैं। अरे वाह। वो जैवलिन थ्रोवर हैं अपने टाइम के, बहुत अच्छे। और उन्होंने ही मुझे हाई जंप में बताया कि शाहनवाज आपको हाई जंप ही करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो लगता है, पोटेंशियल दिखता है कि आपको वो हाई जंप ही करना है। आई थिंक कोचेस को और जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है ना, उनको बच्चों को देख के पता चल जाता है कि वो स्किल को भांपने की उनकी टेक्निक होती है, उसको दिख जाता है कि कौन प्लेयर क्या, कौन सा बच्चा क्या स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है। तो आई थिंक उन्होंने ये आप में देख लिया होगा। ठीक है, मुझे ये बताइए कि क्योंकि ये बहुत ही रेयर स्पोर्ट है इंडिया में, फैमिली ने आपको स्टार्टिंग से इस पर सपोर्ट किया या कभी उनको आके कुछ और गेम क्यों नहीं खेल लेते? एक्चुअली स्टार्टिंग में ही घर में मामा को सबने देखा था कि ऑलरेडी हाई जंपर है घर में। तो जब मेरे लिए डिसीज़न लिया गया तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज थे, क्योंकि मामा को उतनी अचीवमेंट नहीं मिल पाई जितनी शायद मुझे भी नहीं मिले। तो उन्होंने थोड़ा सा हिचकिचाहट थी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट मेरे मामा को था कि इसको कराना है, वेरी इसको लेके जाना है वहाँ तक जहाँ तक मैं नहीं गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपके शुरुआती ट्रेनिंग के दिनों के बारे में। मुझे ये बताइए कि शुरुआती दिनों में क्या आपको, जैसा आज बच्चों को सुविधाएं हैं, आपको लगता है कि आपको वैसी सुविधाएं, वैसा मैट, वैसा ट्रैक और वैसी इक्विपमेंट्स मिल पाए? नहीं, हमारे टाइम में मिट्टी का ट्रैक हमें मिला था। हमारे कोच ने हमें यही बोला कि जो करना है आपने मिट्टी में करना है। आजकल के स्टूडेंट्स के पास सिंथेटिक मैट है और अपना सिंथेटिक ट्रैक भी है। हाँ, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई जंप को देखते हुए। अब मुझे बताइए कि ग्रास रूट लेवल पे एक अच्छी दिन की
ग्रास रूट लेवल पे बोलूँ चाहे कैसे भी, एक अच्छे ट्रेनिंग वाले दिन में आपका स्केड्यूल कैसा होता है? जब आप एज अ प्लेयर खेल रहे थे, तो आप कौन सा दिन एक ऐसा होता था शाम को लगता था आज मेरी ट्रेनिंग अच्छी हुई है, ऐसी ट्रेनिंग करने पे मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर बनता हूँ? तो एक अच्छा ट्रेनिंग का दिन एक इंटरनेशनल प्लेयर बनने वाले प्लेयर को लिए कैसा दिखता है? सबसे बड़ा तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए सबसे है कि सुबह डेली उठना। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी कैंप की आपको थोड़ा-सा शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि जब मैं कैंप में था तो हमारे जो कोचेज़ थे उन्होंने पहले ही कह रखा था कि हमें 4 बजे सुबह उठ जाना है। आजकल के बच्चे 4 बजे सुबह उठ नहीं पाते। सुबह 4 बजे उठना है हमें, उठ के अपना गर्म पानी और नॉर्मल अपना इलेक्ट्रोल, अपना BCAA, अपना ये सब चीज़ें बैग में डाल के हमें रेडी रखना है कि हमें अपना 5 बजे ग्राउंड जाना है। हमें 5 बजे ग्राउंड पहुँचते हैं, अपना स्ट्रेचिंग वगैरह, सबसे मेन पॉइंट जो है हमारे गेम के लिए वो स्ट्रेचिंग, कि आप जाते ही पहले ग्राउंड पे पहले स्ट्रेचिंग वगैरह करें, उसके बाद अपना वार्म अप शुरू करें। अब वार्म अप करने के बाद जो मेरे कोचेज़ थे, जो वहाँ पे जितने प्रोफेशनल कोचेज़ थे, वो मुझे डिटेलिंग में मेरा वर्कआउट समझाया करते थे और वो मेरे हर एक छोटे-छोटे पॉइंट्स को कवर अप करते थे, जो मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मेरे कोच मुझे कूल डाउन के लिए अलग से करते कि आजकल के स्टूडेंट्स कूल डाउन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जल्दी वर्कआउट खत्म हो सीधा घर की तरफ चले जाते हैं। उनको कूल डाउन का आजकल पता ही नहीं कि कूल डाउन हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हमें इंजरीज़ हो रही हैं, आजकल हमारे मसल्स क्रैम्प होते हैं, ज़्यादा रहते हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं? रीज़न है कि हम इतना ज़्यादा लोड वर्कआउट करने के बाद हम स्ट्रेचिंग और कूल डाउन नहीं करते। राइट, एब्सोल्युटली। फिर मैं अपना स्ट्रेचिंग वहाँ से करके अपना निकलता था। हमें बोला जाता था कोचेज़ के द्वारा कि आपको 15 मिनट्स के अंदर अपना प्रोटीन पीना है। उसकी आपकी जो मसल्स जो डैमेज हुई हैं वो हैंड टू हैंड रिकवर हो जाए, कि आप शाम की ट्रेनिंग के लिए आप प्रिपेयर हो जाए। फिर से तैयार हो। फिर मैं घर जाता था, अपना सीधा मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट तैयार किया, क्योंकि हम कैंप में हमें ये सब चीज़ करनी पड़ती हैं। तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट तैयार करके सबसे पहले अपना खाना-पीना खाया अच्छे से और सीधा अपना रेस्ट किया। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम बाकी सब चीज़ें कर सकें, क्योंकि हमारा माइंडसेट एक इंटरनेशनल एथलीट बनना था। तो मैंने वही चीज़ को फ़ॉलो करा जैसे मेरे कोच ने बताया। तो मैंने अपना जाके रेस्ट किया, रेस्ट के बाद मैं अपना उठ के वहाँ से फिर हमारा इवनिंग सेशन होता था। जैसे कभी जिम सेशन हुआ 2 बजे रख दिया या 3 बजे रख दिया, तो वो कोचेज़ के ऊपर था हमारे। फिर वो हमें वहाँ ग्राउंड वापस जिम बुलाते थे। अब जिम के सेशन में क्या है, आप क्या करते हैं, जिम में डायरेक्टली जाकर अपना बारबेल से एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, जबकि सबसे पहला ही स्ट्रेचिंग है। आप कभी भी कुछ भी एक्टिविटी करोगे, आपको पहला स्ट्रेचिंग करना है, उसके बाद ही आपने बाकी सब चीज़ करना है। फिर मैं अपना स्ट्रेचिंग वगैरह करके अपना बॉडी वार्म करके अच्छे से फिर मैं अपना बारबेल पे जाता हूँ। उनकी डिसिप्लिन है। आजकल के बच्चे वो बारबेल उठाने में बहुत मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिनकी बैक इंजरी हो जा रही है और उसकी हैमस्ट्रिंग पुल हो जाती है, या कोई गलत एक्टिविटी वो उस तरीके से कर रहे हैं जो सही नहीं। राइट, तो मैं भी, अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो किसी भी तरीके की, तो आपने ये ध्यान देना है कि आपने अपना बॉडी स्ट्रक्चर और आपका स्ट्रेचिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से कैसे कर रहे हो। फिर मैंने वो हमारे कोचेज़ हमें वो चीज़ समझाते थे, तो मैं वो चीज़ों पे काम मैंने बहुत अच्छे से करा है। और उसके बाद मैं फिर वो अपना वर्कआउट ख़त्म करा। हमारा जिम सेशंस के बाद हमारी हॉपिंग बाउंड्रीज भी हुआ करती थी। ओके, बहुत सारे एथलीट का ऐसा होता है कि जिम सेशन किया बस ख़त्म, उसके बाद ओवर कर देते थे, पर हमारे कोचेज़ का माइंडसेट अलग था। तो हॉपिंग बाउंडिंग करने के लिए ग्राउंड भेज दिया करते थे, क्योंकि हमारा जिम सेशन हमारे ट्रैक के जस्ट साइड में होता था। ओके, तो हमने हॉपिंग बाउंडिंग करी अपनी अच्छे तरीके से। उसके बाद अपना कूल डाउन, जो चीज़ अपना इंपॉर्टेंट था, अब हमने जिम करा है, तो जिम में हमारी मसल्स में बहुत स्टिफनेस आ गई है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस मसल को स्ट्रेच नहीं कर सकते। अगर जो मसल पहले ही ज़्यादा अकड़ गई है या वो सॉलिड हो गई है, तो अगर आप उस पर स्ट्रेच करोगे तो वो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। राइट, इसलिए हमें वेट ट्रेनिंग के बाद हमें कभी स्ट्रेचिंग नहीं बोली कि हमें कूल डाउन करके अपना सीधा रेस्ट के लिए बोलेगा। अब हम क्या करते हैं कि सीधा अपना कूल डाउन करने के बाद अपना बैग पैक करके अपना सीधा रूम पे चले गए। रूम में हमें डाइट वगैरह, हमारी जो प्रॉपर चीज़ हम खाते हैं वो सब चीज़ें खाई। जी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे कोच का ये कहना था कि आप सो जाना टाइम से सोना। अगर हम टाइम से नहीं सोएंगे तो हमारी बॉडी रिकवर नहीं होगी कभी भी, पर आप टाइम से उठ भी नहीं पाएंगे। नहीं उठ पाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हाई जंपर के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ें जो लोगों को गलत फहमी है वो सच नहीं है और उसके बिल्कुल उल्टा है? जैसे मुझे गेम करते हुए आई थिंक 10-12 साल हो गए, तो मैंने ये चीज़ फेस करी है। जैसे फिजिकल में लोग बोलते हैं कि 4 फीट करना ईजी है हाई जंप, राइट, कि मैं तो यूं ही कर जाऊंगा, ऐसे ही हो जाएगा। बट मैं मानता हूं कि इतना इजी नहीं है। वो एक रनवे का गेम है, वो टेक ऑफ का गेम है, वो एक फिनिशिंग बार क्लियरेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मेन गेम है। तो हाई जंप इतना इजी गेम नहीं है मेरे हिसाब से। लोगों को जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं।
आई नो, मैं ये समझता हूँ, मुझे था कि ये जवाब इसका आपसे मुझे यही जवाब आएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इतनी कम फैसिलिटीज़ और बिना सपोर्ट के, बिना इक्विपमेंट के आपने अच्छे से इस स्पोर्ट्स को खेला है, और आपको अभी तक इस स्पोर्ट में आगे बढ़ने के लिए किस चीज़ ने मोटिवेट करा? मतलब आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, बट मैं ये जानता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं, बिल्कुल, बहुत इक्विपमेंट अवेलेबल, और उतने मुझे नहीं लगता कि उतने कोचेज़ भी अवेलेबल हैं इंडिया में एटलीस्ट, राइट? तो फिर भी आपको ये स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करने के लिए ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आज तक आपको इसमें बनाए हुए है? मैं आपको अच्छी छोटी-सी चीज़ दिखा सकता हूँ अगर आप चाहोगे तो मोटिवेबल, कि शायद ये सबका मोटिवेशन है। अरे वाह! वेरी नाइस। ये 5 वर्ड की जो स्पेलिंग है ना, वाओ! ये सब कुछ है। वाओ! ये इंडिया का ब्लेज़र है, राइट? है। तो ये वैसा ही ब्लेज़र है जैसा हम मिल्खा सिंह की मूवी में देखते हैं, जिसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, ये वही ब्लेज़र है। तो आपका कहना है कि ये बस एक ये ब्लेज़र और ये इंडिया का नाम आपके चेस्ट पे आपको रोज़ मोटिवेट करता है इस गेम। अगर आप कभी भी डिमोटिवेट हो जाओ, तो आप अपने आप को सोचो कि आप कहाँ तक जा सकते हो। वंडरफुल। मैंने इंडिया खेला है, तो मैं कभी भी डिमोटिवेट होता हूँ, तो मैं इन पलों को याद करता हूँ कि जब मैंने वो फ्लैग अपने हाथ में लिया था और मेरे गले में मेडल पड़ा था, और वहाँ से सामने से कोई कोच कह रहा था कि हाँ भाई, आज इंडिया से आए हैं और हम जीत के जाएंगे और जीतें। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही, और मैं इसी चीज़ को मोटिवेशन मान के मैं अपना आगे का हार्ड वर्क करता हूँ अच्छे से। वाओ! वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस इज़, ये बहुत ही एज़ अ प्लेयर आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हो और समझ सकते हो। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। ठीक है, मुझे अब ये बताओ कि अपने पूरे हाई जंपिंग के सफ़र में कुछ ना डेफिनेटली मतलब डाउनफॉल्स तो बहुत आए होंगे। आपका अब तक का सबसे स्ट्रगलिंग पीरियड आपको जो लगता है कि यार वो बड़ा, उस मोमेंट पे ऐसा लगा था कि पता नहीं कैसे ही होगा, स्ट्रगलिंग मोमेंट क्या रहा है? कैसे बताऊँ, मतलब कि अंदर से अगर बताऊँगा तो शायद रोना भी आ सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे यूथ है जो आने वाला है, उनको सब चीज़ें पता चले। राइट। 2018 की बात है, जब मैं खेलो इंडिया के लिए क्वालिफाई कर गया था, और अपने दिल्ली में फर्स्ट टाइम वो हो रहा था, और बड़े अच्छे लेवल पे वो कंपटीशन हो रहा था, जिसमें मेरा क्वालिफाई मेरा करना मेरे लिए बहुत बड़ा एक वो था कि मैं अपने दिल्ली को रिप्रेजेंट करूँगा, अपने एक नाम को रिप्रेजेंट करूँगा, अपने कोच को रिप्रेजेंट करूँगा, फैमिली को रिप्रेजेंट करूँगा। तो मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी एंट्री में थोड़ा मिसिंग हो रखा है, कुछ मेरी मिस्टेक्स की वजह से। ओके। तो मैंने जब देखा कि मेरी एंट्रीज़, मेरे वहाँ पे नाम मेरा शो हो रखा है, मेरी दिल्ली से एंट्री आ रखी है, पर मेरे कुछ डॉक्यूमेंट पूरे ना होने की वजह से मेरी एंट्री वो रद्द कर रहे थे। अरे! मैं सीरियसली अगर आपको बताऊँ कि कैसे बताऊँ कि सब स्टूडेंट्स वहाँ पे किट लेके जा रहे थे। मेरे सामने किट मिल रही थी उन बच्चों को, वो सब किट लेके जा रहे थे, और मैं वहाँ खड़ा हुआ था। मैं वो चीज़ मैं फेस कर सकता हूँ, मुझे पता है मैंने वो दिन कैसे निकाला। मैं शायद आज भी उस चीज़ को नहीं भूल सकता कि मैंने वो उस दिन 9 बजे खड़े होकर मैं सबको देख रहा हूँ, सब बच्चों को किट मिल गई है, वो जा रहे हैं, सब अपना रूम में जा रहे हैं, कोचेज़ उनके साथ जा रहे हैं, मेरे साथ कोई नहीं था। मैं अकेला वहाँ खड़ा हुआ था कि बस मुझे मेरी एंट्री हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर कहते हैं कि आपको एक जब आप स्ट्रगलिंग टाइम में चल रहे होते हैं ना, तो आपको एक बंदा मिलता है, कोई भी कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड बोलते हैं उसे, कि उस बंदे ने आके बस मेरी थोड़ी सी हेल्प करी, कि उसने बस एक टीचर को एक इतना सा गाइड किया कि दिल्ली का लड़का है, ये मेडलिस्ट लड़का है, इसकी एंट्री करो, ये मेडल देगा। वाह! उन्होंने मेरी एंट्री बड़ी मुश्किल से, आई थिंक मुझे 10 आई थिंक 10:30 के आसपास टाइम हो गया था, मेरी एंट्री उन्होंने कर दी। जहाँ सब बच्चे रूम जा रहे थे, मैं अपने घर जा रहा था रोता हुआ। अरे यार! फाइन, दैट्स वेरी डिसहार्टनिंग। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को उसी चीज़ के लिए रखता हूँ कि मैंने जब वो पार्टिसिपेट करा कंपटीशन, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि शाहनवाज़ ऐसा कर सकता है या वो मेडल कर सकता है, क्योंकि वो कोई सपोर्ट में था नहीं, ठीक है। बट मैंने वहाँ पे गोल्ड किया। अरे वाह! वो टूर्नामेंट पहली बार हो रहा था, तो मैंने वहाँ गोल्ड के साथ वो रिकॉर्ड मेंशन होता है। वहाँ पे जितने भी मेरे कोचेस थे, वो बहुत मुझे प्राउड फील कर रहे थे कि ये लड़के में है, इसने करके दिखाया है। इसको बिल्कुल भी हम सपोर्ट नहीं कर पाए उस तरीके से, बट फिर भी इसने करके दिखाया है। वेरी नाइस। मेरे कोचेस भी खुश थे, मेरे जो करतार सिंह कोच हैं, वो भी बहुत खुश थे उस चीज़ के लिए कि नई लड़के ने खेलो इंडिया गोल्ड कर दिया है। वेरी नाइस, वंडरफुल, वेरी गुड यार। बहुत अच्छा लगा जान के। आई नो, ये जो आपने बात बोली कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको एंट्री नहीं मिल रही थी, लाखों एथलीट्स इंडिया में बिल्कुल अलग-अलग गेमों पर रोज़ ये फेस करते हैं। है ना? तो आई डोंट नो कि कैसे फिक्स करा जा सकता है। थोड़ा-सा और कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है जब आप कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, क्योंकि आप सालों मेहनत करते हो, और एक ऐसी मेहनत जिसको मतलब आई थिंक लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकते। मैं एथलीटों को बहुत करीब से देखता हूँ,
मैं क्रिकेटर्स के साथ रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ ये आसान नहीं है। बट ठीक है, ये गेम का हिस्सा है, मतलब इसके आप बच नहीं सकते। नहीं बचते ना, ह्यूमन है, हम सब इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं, आपसे बड़ी मिस्टेक सबसे बड़े। बिल्कुल होती है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या फाइनेंशियली वीक होने की वजह से क्या आपको आपके अपने टाइम पे क्या कंपटीशन लेवल पे या तैयारियों को लेके प्रॉब्लम्स आई, और आपको लगता है कि अगर फाइनेंशियली अच्छे होते तो क्या इससे बेहतर परफॉर्मेंस करते अपने पूरे करियर में? हाँ, मेरे सामने बहुत सारी ऐसी कंडीशन आई थी कि मैं उन चीज़ों को फेस कर पाना मेरे लिए बहुत टफ था। क्योंकि क्या होता है, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं ले सकते, जैसे कि मसाजर गन आती है। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे टाइम में वो नहीं थी, बट आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी मसल्स हैंड टू हैंड वो पुल हो रही है तो आप उसको रिलैक्सेशन दे सकते हो, राइट। आपके पास रोलर है, आप उसको अच्छे से आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो। आपके पास डाइट है, हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल एक पानी की बोतल लेकर चले गए वहाँ पे कि पानी पी के जंप लगा लेंगे। बट जो एथलीट प्रोटीन शेक या अपना कोई प्री वर्कआउट टाइप, कोई BCAA टाइप्स, ये सब चीज़ सप्लीमेंट लेके, तो वो ऑलरेडी हमसे अच्छा ज़्यादा वो फील करा देते हैं। बट एक्चुअली मैं ये चीज़ ही बोलना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें आपके हार्ड वर्क के सामने बहुत कम है। वाह, अगर आपने मेहनत अच्छे से करी है ना, राइट, तो आपके सामने सब छोटा है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्या प्रोटीन पिया, आपने क्या चीज़ खाई, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि क्या मेडल रहा, क्या आपने पूरे साल क्या मेहनत करी थी, आपने इतना अच्छा करा है। तो मैं चाहूँगा कि हर कोई इसी चीज़ पे फोकस करे कि आपके पास जितना है, आप उतने में ही अपना 100% देने की कोशिश करो। आपके पास रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि आपके करियर में ओवरऑल आपका सबसे लोवेस्ट फेज कब था, और जब आपको ऐसा लग गया हो कि आपको अपने फ्यूचर पे ही डाउट हो गया हो कि कुछ होगा भी कि नहीं होगा? ये भी बहुत बड़ी है मेरे लिए कि मैं एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं हर जगह मेडल रहा मेरा, हर जगह नेशनल गोल्ड एंड सिल्वर। मैं नेशनल में कभी ब्रॉन्ज मेडल नहीं आया, मैं गोल्ड और सिल्वर। वर्ल्ड स्कूल गया था तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल था। तो होता कुछ ऐसा है कि जब मैं हर जगह अचीव करके आ रहा हूँ, उस तरीके से मुझे कुछ स्कॉलरशिप में कुछ मेरी मिस्टेक्स की वजह से मुझे वो चीज़ नहीं मिल पाई। तो मैंने अपने सर्टिफिकेट उठा के सीधा गली में फेंक दिए। अरे! मतलब मेरे नानू मुझे पीछे से बोल रहे हैं क्या कर रहा है? मैंने कहा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे फेंक दूँगा, मुझे कोई फ़ायदे की नहीं है। वो मैंने गली में फेंक दिए। मेरे नानू बाहर गए, उन सबको इकट्ठा करा और सर्टिफिकेट अंदर लेके आए कि इन सर्टिफिकेटों को अपने पास रख, ये अभी कुछ काम नहीं आ रहे, आने वाले टाइम में तुझे बहुत काम आएँगे। और आज मैं हाई जंप की कोचिंग करा रहा हूँ, तो मेरे पास उन सर्टिफिकेट की आज वैल्यू है। वाओ! तो आप कभी भी, एक भी सर्टिफिकेट है आप आपके पास, कोई भी गेम का एक भी सर्टिफिकेट है, आप उसको नज़रअंदाज ना करें। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, या कहीं भी साई में सिलेक्शन के लिए, या किसी भी तरीके की फील्ड में आप स्पोर्ट्स में, आपका सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एंड आई थिंक एजुकेशनल सेक्टर में भी आपको एडमिशन पे भी सर्टिफिकेट्स बहुत हेल्प करते हैं। आप कहीं भी एडमिशन लेने जाओगे तो आपको 15 मार्क्स मिल जाते हैं, राइट, स्पोर्ट्स कोटे के। राइट, आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उन बच्चों की लिस्ट में हो जो बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं, राइट। वरना आपका पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके कोई वैल्यू नहीं होगी इस चीज़। ठीक है, अब एक और सवाल, जब आपको पता हो कि ये एक जंप, अगली एक जंप मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट जंप है, उस टाइम आपको कैसा फ़ील होता है? प्रेशर कैसे हैंडल करते हो? मैं प्रेशर कैसे मैंने कर रखा है, मुझे हुआ है ये कोई सीन इंसिडेंट बताइए। कि जब मैं नेशनल रिकॉर्ड से जस्ट एक दो, हमारे इंक्रीज हाइट 2 सेंटीमीटर ऊपर होता है, तो जब पीछे से आपसे अनाउंस कराया जाता है, माइक में अनाउंस करेंगे कि हाइट ऑफ द बार 2.01, द नेशनल रिकॉर्ड हाइट, अटेम्प्ट द फर्स्ट अटेम्प्ट शाहनवाज खान। तो ऐसे सुनने में ना बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि यार एक्चुअली आपका क्लियर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बट मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स था, मुझे पता है मेरे कोच ने मुझे चीज़ समझाई है कि मुझे कैसा प्रेजेंट करना है। मैं हवाबाजी नहीं करूँगा बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल पोलाइट रहूँगा जितना मुझसे रह सकता है, और मैं अपने गेम पे फोकस करूँ अच्छे से। मैंने अपनी हाइट पे पूरा ट्रस्ट करा कि नहीं, ये मेरे लिए ही बनी है और ये मुझे करनी है कैसे भी करके। मैं अपना रनवे शुरू करता हूँ, मेरे मन में वही प्रिपेयर चलता रहता है, करना है करना है करना है। सडनली एकदम से जंप कर जाता है, पता नहीं चलता कि वो आप हाइट क्लियर कर चुके हो। अरे वाह! मतलब उसके बाद तो आपको फील होता है कि आप पूरा हवा में जा चुके हो। अरे वाह! नाइस, आई एम श्योर। इसी चीज़ के लिए मैं सबसे यही है कि आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। राइट, आजकल कॉम्पिटिशन्स में मैं जाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को लेकर, तो देखता हूँ कि बच्चे बहुत घबराए रहते हैं। मतलब मैं नेशनल लेवल पे कभी नहीं घबराया,
मैं इंटरनेशनल पे थोड़ा सा बोल सकता हूँ, देखो इंडिया लेवल का एम है तो थोड़ा सा डर आ जाता है, बट जब मेरे बच्चे स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके चेहरे पे एक डर दिखाई देता है कि हाँ होगा नहीं होगा, मेरे कोच पीछे खड़े हैं, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। पर मैं यही बोलूँगा कि मैं अगर पीछे खड़ा हूँ तो मैं उनके लिए बहुत एक पावरफुल हूँ कि मैं कोच उनके पीछे खड़ा हूँ, उनको करके दिखाना है उठ के, बस कि मेरे पीछे मेरा बंदा है, उनको खड़ा है, वो मुझे करना है कैसे भी। ठीक है, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट कि मुझे बताइए कि एज अ प्लेयर 1 इंच और 1 सेंट, मैं अगर आपके स्पोर्ट की बात करूँ तो 1 सेंटीमीटर को कवर करने के लिए, 1 सेंटीमीटर की हाइट बढ़ाने के लिए आपको कितनी तैयारी लग जाती है और ये कितना लंबा सफ़र है? जब मैंने 201 का खेलो इंडिया का रिकॉर्ड किया था तो मेरे माइंड में ये था कि नहीं, मैं नेक्स्ट टूर्नामेंट खेलूंगा तो मुझे उसमें 205 अटेम्प्ट करना है। तो मैं ये सोचता था कि अगर मैंने 201 के लिए मैंने सुबह शाम डेली मेहनत करी है तो मुझे उससे डबल करना पड़ेगा। राइट। मैं सुबह शाम और बीच में मैं दोपहर में भी वर्कआउट करना शुरू करते थे कि जितना मैं हार्ड वर्क करूंगा मेरा रिजल्ट जो है उतना मिलेगा। स्टार्टिंग डेज में हमारी बॉडी बैलेंस नहीं होती, हम जितना हार्ड वर्क करेंगे हमारी बॉडी टूटनी शुरू हो जाएगी, आप जितना लोड दोगे आप नहीं कंफर्टेबल फील कर पाओगे। बट आप जैसे जैसे आप अपना ऑफ सीजन खत्म करोगे, आप मिड सीजन में आओगे तो आपकी बॉडी फिर अच्छा मूव करने लगेगी, आपको बाउंसी फील होने लगेगा अगर आप अपना टेक्निकली वर्कआउट कंटिन्यू रखते हो। राइट। फिर उसके बाद सेम मैंने वही चीज़ मैंने ऑफ सीजन में अच्छे से करा, मैंने मिड सीजन अच्छे से लगाया, देन सीजन आता है और मैंने जंप अच्छा किया है। वाह! तो ऐसे आपको कुछ सेंटीमीटर के लिए आपको पूरा साल तैयारी करनी पड़ेगी, पूरा साल तैयारी करनी। उस हेल्थ ठीक है, तो मेरा अगला सवाल है शहनवाज के वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप कोई छोटी-मोटी बात नहीं है और आप उसमें ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं। इसका मतलब है पूरी दुनिया के स्कूलों के आप 3rd नंबर के हाई जंपर थे। बिल्कुल, मतलब सबसे पहली और क्लियर बात ये है। मुझे ये बताइए कि पहली बार जब आपने भारत को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करा, तब आपके मन में क्या चल रहा था? मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा था, मैं बस थोड़ा सा ही बता पाऊंगा इसके लिए कि बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए इंडिया खेलना। राइट। हर किसी एक स्पोर्ट्समैन का सपना होता है कि अपनी चेस्ट पे छाती पे अपने इंडिया चाहना और इंडिया को रिप्रेजेंट करना। तो जब मैं क्वालिफाई करा और मैं वहाँ पे चला कंपटीशन खेलने गया तो मुझे था कि नहीं, मैं हारने नहीं आया। राइट। मैं यहाँ हारने आया ही नहीं हूँ, मैं आया ही गेम खेलने हूँ। मुझे मेरे कोच ने, मेरे घर वालों ने मुझे ये चीज़ समझा कर भेजी है कि तुझे बस जाकर वहाँ खेल कर आना है, तुझे सोचना ही नहीं है मेडल आएगा नहीं आएगा, तुझे सोचना ही नहीं है कि तू किसको देख सामने फाइट करने जा रहा है, कुछ लोग बाहर से कैसे होंगे, तुझे कुछ नहीं देखना। राइट। तुझे अपने हार्ड वर्क पे फोकस करते हुए जाना है, अपना जंप लगा कर आना है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वेरी गुड। तो मेरा अगला सवाल ये है कि वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने से क्या आपके कॉन्फिडेंस में फ़र्क आया? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा? आपको आगे बढ़ने के लिए और थोड़ा-सा फ्यूल मिला? तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताओ। एक्चुअली यही है कि हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, जितने जूनियर्स हैं, सब तैयारी इंडिया के लिए ही करते हैं। राइट। तो जब मैंने इंडिया क्वालिफाई करके वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल लेकर मैं वापस आया तो मैं एक अलग सी ही एनर्जी फील कर रहा हूँ अपने अंदर कि नहीं, मैं थोड़ा अलग हूँ। राइट। देखो अगर जब आप एक अच्छी जगह पहुँच जाते हो, आपके अंदर एक 2 चीज़ें आती हैं कि आप एक तो हवाबाजी आपके अंदर आ जाती है जो थोड़ा-सा। इंसान को ख़राब कर देती है। राइट। तो जब मैं जीत के आया तो मुझे अलग से कॉन्फिडेंस आने लगा था, नहीं मैं अलग ही हूँ सबसे, मुझे नहीं मतलब किसी से। मैं अगर इतना ट्रेनिंग करके मेरे कोच ने मुझे साथ दिया, मैं इतना ट्रेनिंग करके मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो मैं और आगे जा सकता हूँ। राइट। मुझे आगे के रास्ते दिखने लगे, क्योंकि क्या होता है जब तक आप उस स्टेज तक नहीं पहुँचोगे तब तक आपको आगे का स्टेज नहीं समझ आएगा। अगर आप पहली ही स्टेज पे चढ़कर हार मान जाओगे तो दूसरी स्टेज आप कभी नहीं पहुँच पाओगे। तो सही बात। तो मेरा यही है कि मैंने मेरे कोच ने हमने प्लान करा था कि इंडिया क्वालिफाई करेंगे, हमने करा। उसके बाद मेरा सपना था कि मैं और आगे खेल पाऊंगा, बट कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से मुझे गेम को क्विट करना पड़ा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आई थिंक ये तो काफ़ी बहुत सारे एथलीटों का ये ज़िंदगी का हिस्सा रह चुका है। अब एक काम करते हैं, अब वापस आते हैं आपके नेशनल रिकॉर्ड होल्डिंग के बारे में। आई थिंक जूनियर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है आप 2016 के, राइट? तो मुझे बताइए अब हमको उस मोमेंट पे लेके चलिए और उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताइए कि वो मोमेंट कैसा था और कैसे आप नेशनल रिकॉर्ड होल्डर बने और हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? मैं बस ये बताऊंगा आपको कि जैसे ही आपको लाइन अप करा जाता है, आपको स्टार्टिंग हाइट बताई जाती है कि स्टार्टिंग हाइट मेरी 180 स्टार्टिंग हाइट थी वहाँ पे। तो मैं जब पहला रनवे के लिए मैं खड़ा था तो मेरे पीछे मेरे टीममेट्स मुझे चीयर अप करने के लिए खड़े थे कि नहीं, हमें पता है हमारा शाहनवाज गोल्ड करके जाएगा यहाँ से। तो मैं उसी माइंडसेट से मैं प्रिपेयर था, मेरे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं अलग ही फील कर रहा हूँ कि मैं करके जाऊँगा यहाँ से। राइट।
तो मैंने वही चीज़ पे फ़ोकस करा, मैंने पहला जंप करा, मेरा पहला जंप फ़ाउल हो जाता है। ओह! फिर मैं मतलब एक जंप फ़ाउल हो गई, आप पहला जंप भी फ़ाउल कर दोगे तो आप बहुत डिसबैलेंस हो जाते हो, आप नहीं समझ पाते कि आपने क्या गलती कर दी। राइट। आप सोचते हो कि ये कैसे हो गया, मैं तो बहुत प्रिपेयर करके आया था, पूरे साल मेहनत करी थी इस एक अटेम्प्ट के लिए। फिर मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए वापस तैयार होता हूँ, मैं वो वापस अपना फ़ोकस अपना गे बार की तरफ की बार क्लियरेंस कैसे करना है, मुझे वो चीज़ पे फ़ोकस करता हूँ, टेक ऑफ अच्छा होना चाहिए। मैं फिर रनवे बक के आता हूँ, फिर मेरी बार गिर जाती है, ओह! सेकंड फाउल। सेकंड फ़ाउल। अब आपके पास बचता है एक अटेम्प्ट। सर मैं क्या बताऊँ कि आपको कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो मोमेंट था कि शायद मैं रिकॉर्ड तो वहीं कर रहा था। वो नेशनल जो रिकॉर्ड हुआ है वो उसी हाइट पे हो गया था, वो तो बात की बात है, मतलब ऐसा था कि जब मैं थर्ड अटेम्प्ट के लिए मैं रेडी होता हूँ, मेरे पैर कँप-कँपा रहे हैं कि मैं अब तीसरा नहीं क्लियर कर पाऊँगा तो मेरे कोच मुझे अलग से बोलेंगे, मेरे टीममेट्स पीछे खड़े हैं, वो मुझसे नाराज़ हो जाएँगे, मेरी फैमिली मुझसे रूठ जाएगी कि हम डिसअपॉइंट हो जाएँगे बेसिकली। बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो जाएँगे बहुत ज़्यादा। तो तीसरा अटेम्प्ट मैंने बहुत डर के, बहुत घबराहट के साथ मैंने वो अटेम्प्ट क्लियर कर दिया और मैं इतना खुश था कि मैंने क्लियर कर दिया है, मैं अब कर दूँगा। वाओ! और मैंने उसके बाद सीधा नेशनल रिकॉर्ड ही कर दिया। वाओ! वंडरफुल यार, बहुत ही बढ़िया, अमेज़िंग। ठीक है, अब मुझे बताइए कि वो नेशनल रिकॉर्ड करने के बाद डेफिनिटली इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत बड़ी बात है। आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए, लोगों ने आपको देखने का नज़रिया बदला, आस-पास के लोगों का आपको देख के कैसा उस टाइम पे इम्प्रेशन था? आप बताइए। हमारे मतलब ये जो मेरे जितने भी जो लोग मुझे जानते थे काफ़ी कि उन्होंने उनका यही था कि शाहनवाज़ ने नेशनल रिकॉर्ड कर दिया है, तो एक अलग सी इज़्ज़त दे रहे थे वो काफ़ी। राइट। उन्हें था कि बच्चा बहुत टैलेंटेड है, इसको जितना हम गाइड करेंगे, जितना ये अच्छे से हार्ड वर्क करेगा ये उतना आगे पहुँच जाएगा। हमारी कम्युनिटी को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो बच्चा आज निकल रहा है, उसको हम और सपोर्ट करें। उसको सही राइट समझाएँ कि वो क्या चीज़ कर सकता है। हम उसको बैक ना करें, उसको खींचे ना अपनी तरफ। उसको कोशिश करना है कि उसको सही तरीके से कि तू क्या अच्छा कर सकता है। अगर तेरे अब मैं जैसे मेरा है, मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं आपने हाई जंप अच्छी कर दी है, आपने नेशनल रिकॉर्ड कर दिया है, अब आप माइंड सेट करो इंडिया करना है आपने। मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत डिटेलिंग में समझाया बिठा के कि आपने किस चीज़ को कैसे करना है। कुछ-कुछ मिस्टेक्स देखो सर कि जब आप अच्छा करते हो मिस्टेक्स होती हैं। भी होती, 100%। तो वही जो मेरे सीनियर्स जो एक्सपीरियंस वाले हैं उन्होंने मुझे चीज़ को समझाया कि नहीं आपने ये चीज़ गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आप इस चीज़ बैलेंस कर जाओगे तो शायद एक आप अच्छे एथलीट बन जाओगे। वंडरफुल, वेरी गुड। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि इतनी बड़ी अचीवमेंट आई थिंक अपनी एज पे नेशनल रिकॉर्ड कर देना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये सब करने के बाद क्या आपको लगता है कि आपको सपोर्ट और रिकॉग्निशन जो हम कहते हैं कि उपलब्धि भी मिलना और लोगों ने आपको जो सपोर्ट जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट और रिकॉग्निशन दोनों उस लेवल पे मिला कि नहीं मिला? मैं अपना बताऊँगा तो जब मैंने अंडर 14 नेशनल रिकॉर्ड किया तो मैं वर्ल्ड के टॉप 3 रैंक में था। वाओ! मतलब अंडर 14 कैटेगरी में इतना जंप किसी ने नहीं किया था। मैं टॉप 3 रैंक में था। राइट। तो सर उसके बाद जब आप मैंने मेडल करता रहा तो मुझे मेरी ही कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे शायद गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल पाया। कुछ मेरे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे जिसकी वजह से मुझे चीज़ वो नहीं मिल पाई। वेरी डिसअपॉइंटिंग। अगर मुझे ये सब चीज़ें मिल जाती तो शायद मे बी मैं आज और अच्छा एथलीट होता। आई नो, आई अंडरस्टैंड। ठीक है। अब एक और पर्सनल सवाल जो कि सिर्फ आप महसूस कर सकते हो क्योंकि ये आपने किया है। मुझे बताइए कि ये जान के कैसा लगता है कि आप इंडियन एथलेटिक्स की हिस्ट्री में आपका नाम दर्ज है, इट इज़ ऑलरेडी देयर, मैं गूगल भी करता हूँ तो आपका नाम आता है। तो ये सोच के और ये जान के आपको कैसा लगता है? ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्राउड की बात है, मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने खुद से गूगल करके देखा था कि मेरा नाम उस पे आ रहा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स साइट है उस पे भी मेरा नाम आता है। वाओ! तो ये चीज़ कि मैंने 2012 में जब मेरे सामने कॉम्पिटिशन चल रहा था तो एक जब लाइन अप करते हैं ना तो एक अनाउंसमेंट होती है कि इस एथलीट का रिकॉर्ड है और वो इतना उसने इस ईयर में करा है। तो वो सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं कर सकता? राइट, या मैं भी तो कर सकता हूँ, मैं भी तो उनकी तरह ही वो भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी कर सकता हूँ वो चीज़। राइट। फिर मैंने वो चीज़ पे मैंने फ़ोकस करा कि नहीं यार ये मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ, मुझे करना है। मेरे मामा ने मुझे लाइन दिखाई है, मुझे बस जाना है। और आज जब मैंने नेशनल रिकॉर्ड करा तो मैं ऐसे ही मेरे जो जूनियर्स थे वो लाइन अप थे वहाँ पे और उनको अनाउंस करा जाता है द नेम ऑफ शाहनवाज़ खान नेशनल रिकॉर्ड दिस इज़ 2016 एंड ऑल वेरी नाइस, ऐसे कुछ कर। वेरी नाइस, गुड, ग्रेट। बहुत अच्छा लगा यार ये जान के। आई थिंक एक प्लेयर के लिए ये क्योंकि अब ज़िंदगी भर रहेगा,
राइट। और ये एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि इतनी मेहनत करी है, बिल्कुल भी जीरो डाउन नहीं है, कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है। आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ बड़ा किया है और वो रजिस्टर्ड है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आई थिंक ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको जिंदगी भर इसके भरोसे आगे चलते रहने के लिए, जैसे आपने बताया कि ये इंडिया का ब्लेजर आरजू, आप जब भी डिमोटिवेटेड फील करते हो तो उसको देखते हो और वापस से एनर्जी आ जाती है। तो आई थिंक एक प्लेयर ही समझ सकते हैं इन बातों को। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस है। अब कुछ बातें हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, आप इसको भी जितना जल्दी बेहतर आंसर, इट्स नॉट अ रैपिड फायर राउंड, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन आंसर। मुझे बताइए कि एक जंप का सबसे मुश्किल हिस्सा कौन सा होता है, रन अप, टेक ऑफ या फिर क्लियरेंस? मेरे एक्सपीरियंस पे है बार क्लियरेंस। बार क्लियरेंस इज द टफेस्ट थिंग। टफ। ठीक है, मतलब अगर आप तीनों चीजों की तैयारियां करते हो तो इस वाली के लिए तैयारी पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ठीक है। एक युवा जंपर सबसे ज्यादा क्या गलतियां करता है आपके, जो आपकी नजरों में आता है? कि वो डिसिप्लिन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। जो बच्चे खराब सुविधाओं के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? अपना हार्ड वर्क करते रहे अच्छे से। तो आपका ये मानना है कि अगर फैसिलिटीज कम भी हैं, हो सकता है किसी के पास रोलर हो, मसाजर हो, सारे सप्लीमेंट्स हो, और किसी बच्चे के पास ये सब नहीं है लेकिन वो हार्ड वर्क करे, तो आपको लगता है वो फिर भी बीट कर सकता है? फिर भी कर सकता है क्योंकि उसका लक और उसका हार्ड वर्क उसके साथ है। वेरी गुड। अब मैं आपसे कुछ रैपिड, आई मीन दिस वाज ऑल शहनवाज, थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विद यू। बट इससे पहले कि हम क्लोज करें, मैं आपसे कुछ फन क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। जैसे हम एक रैपिड फायर राउंड बोलते हैं और आप इसके बारे में आंसर करेंगे और हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है? तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा पर आपको इनके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जवाब देने, ठीक है? अगर आप एक हाई जंपर नहीं होते तो आप किस दूसरे गेम में डोमिनेट कर रहे होते हैं? वॉलीबॉल। वेरी गुड। ओके, जूते या स्पाइक, ज्यादा मजा किस में आता है? स्पाइक्स में। वेरी गुड। एक ऐसा एथलीट जिसको आप हराना चाहते हो इवन एज अ फ्रेंडली गेम? अपना इंडियन हाई जंपर जिसका रिकॉर्ड है तेजस्वी शंकर। अरे नाइस। ओके, क्या ज्यादा मुश्किल है, 2 मीटर की क्लियरेंस करना या सुबह 5 बजे उठ के ट्रेनिंग करना? सुबह 5 बजे उठ के ट्रेनिंग करना। ओके, कभी आपने, कितनी बार आपको लगता है कि आपने ऐसा कहा होगा कि प्लीज वन मोर अटेम्प्ट? मुझे लगता है जहाँ पे मेरे कोचेस मेरे साथ खड़े हैं मैं वहाँ तो जरूर ट्राई करता था कि एक बार मुझे एक अटेम्प्ट मिल जाए, क्योंकि हमेशा आप 100% नहीं कर पाते। सही बात। ठीक है, ऐसी वो कौन सी चीज है जो आप करते हैं और लोग आपको तुरंत देख के बता देते हैं यार ये ना एथलीट होगा? जैसे मेरा तो गली में है, मैं चलता रहता हूँ, मैं एकदम टेक ऑफ लगा देता हूँ, जंप कर जाता हूँ एकदम सडनली, तो कहते हैं कि अरे ये तो कोई जंपर या कोई एथलीट ही दिखे जैसा करता है। राइट। ओके, क्या जरूरी है, स्पीड या टेक्निक? टेक्निक इज। ओके, एक एथलीट की कौन सी बात है जिसको देखकर आपको सबसे ज्यादा प्राउड फील होता है? आप अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताइए। मैं तो अपने स्टूडेंट्स से बस यही चाहता हूँ और मुझे देखने में ये अच्छा लगता है कि वो डिसिप्लिन रहेंगे तो सब चीज़ कर पाएंगे। वेरी गुड। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान सबसे आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है अपने बच्चों को बोलने वाला? हार नहीं माननी। वेरी गुड। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो एथलेटिक कोच से बच्चे छुपाते हैं लेकिन कोच उसे 2 मिनट में पकड़ लेते हैं? जो गलतियाँ करते हैं। राइट, ठीक है। फाइनल अटेम्प्ट से पहले कौन ज्यादा नर्वस होता है, आप या आपके बच्चे? आपके बच्चे जब फाइनल अटेम्प्ट पे होते तो? उनसे तो नर्वस मैं फील करता हूँ कि अब क्या होने वाला है। राइट, थैंक यू सो मच शहनवाज, ये बहुत ही अच्छा कॉन्वर्जेशन था। मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जितने भी पॉडकास्ट करे हैं ये एक ऐसा गेम है जिसको मैंने कभी टच भी नहीं किया है, जी सर। तो मेरे लिए बहुत कुछ नया जानने को मुझे मिला। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और मुझे उम्मीद है कि आपके थ्रू अब और बच्चे हाई जंप को देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि इंडिया में हाई जंपर्स हैं और वो बड़ी बड़ी अचीवमेंट करके बैठे हैं। और हाई जंपिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें इंडिया के बच्चे अभी भी आगे शुरुआत करके उसमें बड़ा कुछ कर सकते हैं। आई थिंक कंपटीशन उतना नहीं है जितना एथलेटिक्स के बाकी ट्रैक एंड फील्ड गेम्स में है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए कि इस गेम में आए और इसमें कुछ अच्छा करके आगे बढ़े। ठीक है, थैंक यू सो मच शहनवाज एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई विल मीट यू सून अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। आपने हमारे स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा आगे पहुँचाया। मेरे तो बस कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज यहाँ बैठ के कि मैंने इतना टाइम राइट मैंने रहा, मेडलिस्ट रहा, तब हमारे टाइम में तो सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। जब आपने मुझसे ये चीज़ पूछी कि हाँ आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, तो मैंने सडनली आपको मना करा कि आज कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करूँगा कि दीप सर कि आपने हमारे जैसे एथलीट को आप आगे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं मुझे पता है आप बहुत आगे जाने वाले हो सर। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शहनवाज। ऑनेस्टली जैसे मैंने बोला कि ये पॉडकास्ट शुरू करने का मेरा मिशन यही था। मैं प्लेयरों की जिंदगी को बहुत करीब से देखता हूँ। सुबह 5 बजे उठने में कोई मजा नहीं आता, कोई मजा नहीं आता सर। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो रही हो, किसी भी मौसम में सुबह 5 बजे उठने में कोई मजा नहीं आता।
5 बजे उठ के तैयार होके जाके 1-2 घंटे बहुत ही ग्रिलिंग वर्कआउट करने में कोई मज़ा नहीं आता। ये बहुत ही थैंकलेस जॉब है। मैं एथलीटों को महसूस कर पाता हूँ, इसीलिए मैं ये पॉडकास्ट, ये इंटरव्यू और ये सब करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि ऐसे भी प्लेयर हैं, क्योंकि वरना मुझे लगता है जब तक आप बहुत कुछ बड़ा नहीं कर लेते तब तक आप नज़रों में। मेरा मन यही है कि मैं ऐसे बच्चों को, ऐसे खिलाड़ियों को, ऐसे कोचेस को लाऊं। आप देखो ना, बीइंग अ कोच ये कितना थैंकलेस जॉब है। आप इतनी मेहनत करो, आपके इतने मेडलिस्ट बच्चे हैं जिनकी लाइन लंबी है। उसके बारे में भी मैं ज़रूर अपने किसी ना किसी इंटरव्यू में बात करूँगा। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक एक थैंक यू है कि आप लोग ये सब कर रहे हैं और मैं लकी हूँ कि मैं आपको इंटरव्यू कर पा रहा हूँ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप पहले नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्कूल लेवल, इंटरनेशनली मेडलिस्ट हो। मेरे लिए भी एक ये बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू। एंड गॉड ब्लेस यू। आप बहुत बहुत आगे जाएंगे। थैंक्स सो मच। गॉड ब्लेस यू।